चलिए, तो कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे सीएपीएम। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का एक फॉर्मूला है, मेथड। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, डीसीएफ मेथड। अब हम कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही आप लोग को टाइम वैल्यू ऑफ मनी करके बताए थे, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, 2 चीज बताए थे। बोले थे कि Yes, अगर sir. आपको कुछ ऐड करना है तो क्या करेंगे? कंपाउंडिंग, यानी कि मल्टीप्लाई। यस सर। और जब हमको कुछ रिड्यूस करना है, डिडक्ट करना है या घटाना है तो क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग करेंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे। दो ही तरीका है घटाने और बढ़ाने का। तो अगर यहाँ पे लिखा है ये डिस्काउंटिंग, तो ये तो कंफर्म है कि कुछ डिवाइड होगा डिवाइड। और लिखा है कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब क्या? कि जो पैसा कैश आपको आने वाला है किसी भी प्रोजेक्ट से, जब सपोज कीजिए कि आप XYZ कोई भी प्रोजेक्ट है, वहां पे पैसा लगा दिए, ठीक है, या कोई बैंक में एफडी कर दिए, कुछ भी, या कोई डिवेंचर खरीद लिए, तो डिवेंचर से आपको हर महीना क्या आने वाला है? इंटरेस्ट। तो ये जो फ्यूचर में आने वाला है, ये क्या है? आपके लिए कैश फ्लो ही है। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/7 किए थे उस दिन। अगर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो क्या किए थे? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/7 टू द पावर n। हम बोलना ही चाह रहे हैं कि ये बोल रहा है कि कैश फ्लो को डिस्काउंट करना है, यानी कि कैश फ्लो को डिस्काउंट करना मतलब क्या? डिवाइड करना है। और डिवाइड करना मतलब हमको उसको कम करना है, यानी कि कम करना मतलब उसको प्रेजेंट वैल्यू में कैलकुलेट करना है। कभी भी डिस्काउंट हम लोग किसी को करते हैं ना, तो बाद में जो आने वाला है उसी को करते हैं डिस्काउंट, ताकि हम लोग आज उसका वैल्यू निकाल सके। तो ये तो कंफर्म है कि डीसीएफ मेथड में कुछ ना कुछ डिवाइड होगा, ठीक है। अब इस मेथड से हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालें। याद है ना डीसीएफ मेथड, डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग, ये डिवाइड क्यों हुआ था, मल्टीप्लाई क्यों हुआ था, बताए थे उस दिन। इसीलिए हम उस दिन टाइम खर्च किए थे, ताकि हमको फिर से ये आप लोग को ज्यादा बताना ना पड़े। चलिए, मेथड का नाम लिखिए, डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। या इसी को बोलते हैं गॉर्डन ग्रोथ। ये गॉर्डन एक आदमी का नाम है, ठीक है, उसी के नाम पे ये पड़ा है, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। या तो लिखेगा डीडीएम मेथड, ठीक है, इसको शॉर्ट में डीडीएम, और या तो जीजीएम, दोनों एक ही। ये बोल रहे थे कि डीसीएफ डिस्काउंटिंग टेक्निक है, वो उस टेक्निक को यूज करके ये मेथड बना, ठीक है। डिविडेंड डिस्काउंटिंग मेथड या मॉडल, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। देखिए, अरे डस्टर घुमाते हैं। ये जो है, ये एक स्टेटमेंट दिया था, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन इन अनकोट। गॉर्डन, ये पूछा हुआ सवाल इसलिए बता दो। ये क्या बोला था कि आपको एक चॉइस देते हैं कि आज आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको लौटाएंगे 1 साल 2 साल बाद, या 3 साल बाद, या 5 साल बाद। इसमें क्या नजर आ रहा है कि आपसे हम वादा तो कर दिए कि हम आपको लौटा देंगे 10 साल या 5 साल या 3 साल बाद, लेकिन आपके पास जो आज पैसा था वो आपके हाथ में है, और जो दूर दिखाया जा रहा है वो क्या है? वो यही चिड़िया है। अ बर्ड इन हैंड, जो चिड़िया आपके हाथ में, इज बेटर
देन इन अ बुश, मतलब वो जो पेड़ का झाड़ में जो बैठी हुई चिड़िया है वो मेरे हाथ में नहीं है, पकड़ना पड़ेगा, और जो मेरे हाथ में है, दोनों में अंतर है ना, तो बेटर कौन है, जो हाथ में। तो इस कोटेशन को यूज करके ये बोला कि आपके पास जो भी आप चाहे डिवेंचर में पैसा लगाएं, चाहे आप स्टॉक्स में पैसा लगाएं, मतलब शेयर्स में, आपको जो डिविडेंड बाद में मिलेगा या जो इंटरेस्ट बाद में मिलेगा वो पैसा बाद में आने वाला है। उससे बेटर क्या है कि आज आपको जो मिल रहा है। तो इसी मेथड पे ये एक फॉर्मूला दिया, और क्या फॉर्मूला दिया वो आज आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आज क्या वैल्यू है। तो उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको आज पता चल गया कि उसका क्या वैल्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, उतना रिटर्न उससे मांगिएगा। अब जैसे होता है ना कि आज हमको पता चल गया कि उसका वैल्यू है 100 रुपया, तो दूर वहां तक जाने के लिए हमको अभी कितना देना चाहिए, उसको 100 ही रुपये देना चाहिए। अगर 100 रुपये देंगे तो फिर हमको उतना पैसा 10 साल के बाद या 5 साल बाद मिल जाएगा। अब ये टेक्निक क्या है बताते, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है कि स्टेटमेंट कौन दिया था। हो सकता है ये कोटेशन कुछ कहीं पे इज एम आर कुछ अगर अलग होगा लिखा हुआ एग्जैक्टली, तो देख लीजिएगा। हमको जो याद आ रहा है यही याद आ रहा है कि यही लिखा हुआ था उसका। करे बेटा, इसका हिंदी मीनिंग वही है। ठीक है, बड़े क्या, अच्छा, अ बर्ड इन अ हैंड इज बेटर देन इन अ बुश, पेड़ का झाड़। मास्क हटाइए ना। हाँ हाँ हाँ, गोल्डन मास्क में ना क्लियर इन लोग का आवाज आ ही नहीं रहा, दोनों मास्क लगा के बोल रहे हैं। देखिए अब ये हम लोग निकालना क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये निकालना है। किसी चीज का जब हम लोग को वादा किया है कि आपको इतना पैसा हम देंगे, कैश फ्लो इतना आएगा, तो उसको हम लोग आज के टर्म में निकालते हैं। इस स्टेटमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो आज हमको क्या वैल्यूएशन हो रहा है वो निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कोई चीज को आज निकालना मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो आर, जो रिटर्न है। अगर हम इसको लिखे कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन, सही है, मेथड यही है डिस्काउंटिंग मेथड। इसमें अब ये क्या बोला कि आपको जो डिविडेंड मिलेगा, कैश फ्लो आपके लिए क्या है, जो डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि हम लोग क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं, और इक्विटी मतलब शेयर, शेयर्स में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट यहां लिख नहीं सकते, डिविडेंड लिखना होगा, डिविडेंड मिला प्लस, अब वो किस रेट से मिलेगा आपको, ठीक है, किस रेट से मिलेगा। सपोज कीजिए हम आपको इसको लिख देते हैं, कॉस्ट रिटर्न लिख देते हैं, सीएपीएम से हम एक रेट निकाल लिए, ठीक है, खाली रिटर्न लिखते हैं, एक रेट निकाल लिया सीएपीएम मेथड या किसी मेथड से, ठीक है। प्लस ये बोलता है गोल्डन ग्रोथ मॉडल, यानी कि अगर आपका पैसा, कभी आप लोग पढ़े होंगे परपेचुइटी का, तो परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो परपेचुइटी मिलने वाला है आपको 10 रुपया 10 रुपया, मान लीजिए आपको परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, हमेशा, सतत, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तो अगर आपको सपोज कीजिए कि बोल दिए कि 100 रुपया आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलने वाला है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा, कितना मिलने वाला है डिवाइडेड बाय कितना रेट से मिलने वाला है। अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि आज उसका वैल्यू क्या है। सेम उसी मेथड में ये बोल रहा है कि अगर आपको परपेचुअल मिल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि आपको कुछ ग्रोथ भी तो चाहिए। हम क्या बोले, 10 रुपया आपको हर साल मिलते रहेगा आजीवन, ग्रोथ कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको 10 रुपये मिल रहा है। लेकिन ये बोल रहा है गोल्डन ग्रोथ मॉडल बोल रहा है कि हमको कुछ ग्रोथ भी चाहिए। तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एक और चीज आएगा जो कि है जी, या इसको नीचे करते हैं। अभी देखिए हम तोड़ रहे हैं खाली, हाँ अभी फॉर्मूला हम गए नहीं है। ये बोल रहा है कि आज उसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि P0 क्या होगा,
कैसे निकालेंगे? वैल्यू मतलब क्या? प्राइस। आज उसका प्राइस क्या होना चाहिए वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आज उसका प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? उसका डिविडेंड को डिवाइड करेंगे उसका रिटर्न से, प्लस हमको कुछ ग्रोथ भी चाहिए। अब एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पे रिटर्न जो है उसमें अगर ग्रोथ को ऐड कर दें तो क्या होगा? बोलना ये चाह रहे हैं कि जो रिटर्न आप कैलकुलेट किए होंगे मार्केट में, जो भी रिटर्न कहीं ना कहीं तो देख के किए होंगे, रिस्क वगैरह कुछ देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ भी तो ऐड होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं। ग्रोथ का फॉर्मूला होता है इनटू रिटेंशन रेशियो। इसको लिख लीजिए। सिंपल हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, एक्चुअली हम फॉर्मूला को डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगेगा टाइम। ग्रोथ मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी इनटू रिटेंशन। रिटेंशन रेशियो क्या होता है? किसी कंपनी का जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पैसा वो देता है डिविडेंड में, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कुछ पैसा अपने पास रख लिया। रिटेंशन का मतलब यही हुआ। अगर हम बोले कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्वेश्चन में अगर पूछ दिया और दे दिया है डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.6 है, तो अब डिविडेंड रिटेंशन रेशियो क्या होगा ये बता सकते हैं? 0.6 दे दिया तो 0.4 ना बचा। अब इसी को हम 60% भी लिख सकते थे, उसको कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चीज को पॉइंट में लिख रहे हैं 1 के हिसाब से। हम लोग 100% नहीं मानते। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया डिविडेंड पे आउट रेशियो 0.6 है, तो आप अपने आप निकाल सकते हैं रिटेंशन कितना होगा, या इसको अगर जबरदस्ती अगर फॉर्मूला बनाए तो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो हो सकता है। अगर लिखने को बना तो लिख सकते हैं रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, लेकिन वो कॉमन सेंस से कीजिएगा तो फॉर्मूला नहीं है, अपने आप निकल जाएगा। लिख लीजिए अगर लिखिएगा। क्या लिखे? फॉर्मूला रिटेंशन रेशियो का 1 माइनस डीपीआर। इसको मिटा देते रुकिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो, चलिए हम इधर फिर से फ्रेश लिख देते हैं। रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। हो गया? हो गया? रिटेंशन मतलब आप कितना पैसा रखे हैं, तो जो डिविडेंड में दे दिए उसके बाद जो बचे वही ना रखे। जैसे इस एग्जांपल में डिविडेंड कितना था? पे आउट 0.6 था, तो 0.4 क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। अब अगर मान के चलिए आप रिटेंशन किए हैं 0.4, ठीक है, आपके पास टोटल इक्विटी का कितना पार्ट है? 0.4, यानी कि अगर इसको हम परसेंटेज में लिखे तो 40% आपके पास है। सपोज 40% को अगर हम पॉइंट बदलना चाहे तो कर सकते हैं, डिवाइड 100 करेंगे तो सपोज 40% आपके पास है, और उस इक्विटी में आप कितना कमा रहे हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी उसी को बोलते हैं। आप उस इक्विटी में सपोज 10% कमा रहे हैं। सोच के देखिए कितना लॉजिकल है। आप जितना पैसा रखे थे और उसमें जितना परसेंट आप कमा रहे हैं उसी से तो ग्रोथ हो रहा है ना। तो ग्रोथ का कोई फॉर्मूला है देखा जाए तो लॉजिकली अपने से भी हम लोग समझ सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी जितना है उसके पास, उसका रिटर्न जितना हो रहा है और जो रिटेंशन किया है उसी में उसका ग्रोथ होगा। तो ग्रोथ का फॉर्मूला में क्या हो सकता है कि अगर क्वेश्चन में आप लोग को उलझा दे, किसी तरह से डाउट कर दे क्रिएट, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये 40% आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब ये जो लेना है यहाँ पे रिटेंशन को ही लेना है। क्योंकि अगर हम डिविडेंड पे आउट रेशियो का अगर यहाँ पे 60 ले लेते हैं सपोज, और यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी ले लेंगे, तो क्या होगा? जो पैसा आप पेमेंट कर दिए उस पर आप कैसे कमा सकते हैं पैसा? सोचने वाली बात है ना, ऐसा फंसा सकता है, इसलिए बता रहे हैं। तो वहां पे गौर कीजिएगा कि जो हम रिटेंशन किए हैं, यानी कि जो मेरे पास इक्विटी का पार्ट है उसी पे हम रिटर्न कमाएंगे और उसी से मेरा ग्रोथ होगा। ठीक है? अब देखिए किसी भी चीज का प्राइस होता है ना, उसमें उसका ग्रोथ और उसका जो
उसका डिविडेंड दे रहा है, वो सारा का सारा चीज इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी करें तो क्या होगा, ये 0 है, यहाँ पे डिविडेंड डी फॉर डिविडेंड खाली लिखते, ठीक है। डी जीरो मतलब आज, और डी वन मतलब 1 साल बाद, ठीक है। अगर आपको बोले कि आप डी वन निकालिए तो क्या कीजिएगा, इसको इंटू कीजिएगा ग्रोथ से, क्योंकि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, कंपनी का जो ग्रोथ हो रहा है, जिस रेट से ग्रोथ कर रहा है, सपोज कीजिए 50% या 10% या 20% कर रहा है, तो ये जो 20% ग्रोथ कर रहा है उसी रेट से ना मेरा डी1 होगा, मतलब मेरा डिविडेंड उसी रेट से बढ़ेगा। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट ही का पार्ट है। आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, जिस रेट से आप ग्रो कीजिएगा। फिर से थोड़ा इसमें दिमाग लगाइए, इसमें भी फंसाता है, इसीलिए बता रहे हैं। आपको दे दिया है D0, ठीक है, और आपको दे दिया है ग्रोथ रेट मान लीजिए 10%। आप कभी भी किसी भी चीज का प्रेजेंट वैल्यू निकालिएगा तो किसका निकालिएगा, D0 का निकालिएगा या D1 का, D1 का निकालेंगे ना, लॉजिकल यही है। D0 मतलब क्या, वो तो ऑलरेडी आज का वैल्यू में है, D0 तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू में है, तो हमको निकालना किसका है, D1 का। तो फॉर्मूला में अगर ये भी मतलब ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन होती है क्वेश्चन में ये भी दे दे, D0 भी और D1 भी, तो अमाउंट जब भी लीजिएगा, परसेंटेज जब भी लीजिएगा, सब ये 10 रुपीज है, ये मान लीजिए 5 रुपीज है, तो लेना किसको है, इसको लेना है। अगर ये दे दिया है तो, अदरवाइज क्या किया, D0 दे दिया और ग्रोथ रेट दे दिया, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कंपाउंड करके 1 साल आगे ले जाना है। 1 साल आगे कैसे ले जाएंगे, उसमें जितना ग्रोथ होगा उसको ऐड करेंगे, और यहाँ ऐड करेंगे मतलब क्या बोले थे, मल्टीप्लाई। कल परसों बताए थे ना शायद, तो जब भी बताए थे हम बोले थे कि ऐड करने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और डिवाइड डिस्काउंट करना मतलब कि कम करने का मतलब यहाँ पे डिवाइड करना, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, D0 फॉर्मूला लिख लीजिए 1 प्लस जी, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये D1 का हो जाएगा। यही आपका कैश फ्लो देखा जाए तो, जो आपको डिविडेंड मिलेगा यही तो आपको कैश फ्लो ना। अभी हम पार्ट पार्ट बता रहे हैं, एक ही जगह जब बताएंगे तो सब फिर आ जाएगा एक जगह, ठीक है, वो फिर दिमाग से उतरेगा नहीं। समझ आ रहा है, कुछ डाउट है तो बोलिए बेटा। तो क्या क्या बता दिए, 2 जगह फंसा सकता है, एक तो ग्रोथ में, रिटेंशन और डिविडेंड पे आउट में, दूसरा यहाँ पे D0 और D1 में, ठीक है। D0 दे दिया है तो D1 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से। अब फॉर्मूला क्या है, ये तो कंपाउंड करना है इसी रेट से ग्रोथ, अगर उसका ग्रोथ रेट ही अगर जितना है उसी रेट से मेरा डिविडेंड भी ग्रो करेगा ना, क्योंकि डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। सब हम लोग उसका कंपोनेंट देख लिए। अब देखिए यहां पे लिखेंगे D1, यहां पे कुछ रिटर्न होगा इसका, सपोज उसका रिटर्न मेरे लिए क्या है, कॉस्ट है, 2 दिन से यही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिख दें तो भी चलेगा, फॉर्मूला बन गया। अगर किसी चीज का हमको आज वैल्यू चाहिए तो उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो कल हमको डिविडेंड मिलने वाला है और जिस रेट से मिलने वाला है, प्लस उसमें कुछ ग्रोथ भी चाहिए। लेकिन अगर हम इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, दोनों में से क्या करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा, अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा सर, ग्रोथ इंक्लूड होगा, जो रेट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यहां पे हम लोग ग्रोथ इंक्लूड करके लाए और उसको फिर डिवाइड कर देंगे। सोच के देखिए, घट जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे ऐड करने का फिर कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा। यानी कि दोनों में से या तो हम ऊपर या तो नीचे एक ही जगह ला सकते हैं उसको। अगर हम यहाँ लाए हैं प्लस जी करके, तो इसका मतलब हम इसको इसमें ऐड कर दिए, लेकिन अगर हम इसमें फिर ऐड कर देंगे तो ये देखा जाए तो ये डिवाइड भी तो हो रहा है। कैसे डिवाइड हो रहा है, सपोज कीजिए ये D1 आ गया 10, के आ गया 10, और हम यहाँ पे प्लस कर दिए सपोज 5। सिर्फ फिर ग्रोथ कट जाएगा, जी तो ऐसे भी कट जाएगा ना। एक नहीं कटने का नहीं है, अभी और एक चीज बता रहे हैं। ये होगा 10, ये हो गया 10, और यहाँ कर दे 5। सही कौन सा है बताते हैं। अगर उस दिन भी पढ़े थे, डिनोमिनेटर के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है, इनवर्स है। नीचे कोई आइटम अगर बढ़ता है तो ये आंसर क्या कम आएगा। यहां हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए, अननेसेसरी बढ़ा दिए। अब इसका आंसर क्या आएगा, कम आएगा, और हमको क्या लगेगा, हो सकता है कि सपोज 5 आ जाए और वहां पे 10 आ जाएगा। ये हम मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे क्या किए, कम किया ना, ये कम होगा तो बढ़ेगा ना। इसके कारण हमको क्या लगेगा कि अरे आज तो मेरा वैल्यूएशन सिर्फ 5 ही आ रहा है, लेकिन आना था कितना एग्जैक्ट 10,
क्योंकि ग्रो किया है ना, और हम उस ग्रोथ का इफेक्ट को प्लस करके खराब कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में जब हम प्लस कर दिए तो फिर नीचे हमको उसको माइनस करने का प्लस करने का फिर से जरूरत नहीं है, अब उसको नीचे हमको माइनस करना चाहिए, तब एग्जैक्ट फिगर उसका आएगा, क्योंकि ग्रोथ दो बार हम नहीं ले सकते। यहां क्लियर है? ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P0 प्लस D1 प्लस KE। अब यहां से माइनस करेंगे, अब हमको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है ना हम लोग को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए फिर इसको फिर इधर ले जाना पड़ेगा। देखिए नया फॉर्मूला क्या बनेगा? D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस G हो जाएगा। और अब ये लॉजिकल है, इधर उधर कीजिएगा अगर थोड़ा बहुत मैथ्स अपने से तो यही आएगा। और ये लॉजिकल इसलिए है क्योंकि पहले लिख लीजिए, इसको बताते हैं। लिख लिए, देखिए क्या हो रहा है। आपके पास 100 रुपया इसका प्राइस था, उसमें आप इसको मान लें P0, इसमें आप कमाए कितना? D1 10। इसका मतलब क्या, कितना कमाए आप? 10%। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज इग्नोर क्या किए? ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ भी तो कंपनी दे रहा है ना। अगर ग्रोथ नहीं होता तो बात की बात था, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ भी तो हो रहा है, तो हमको यहाँ पे ऐड करना चाहिए ग्रोथ को, तब तो हमको पता चलेगा टोटल रिटर्न कितना कमा रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे D1 डिवाइडेड P0 किया और प्लस ग्रोथ को ऐड कर दिया। लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, ओरिजिनल कहां से है? यहां से। और इसका लॉजिक क्या है बता दी, ठीक है। लिख लिया बेटा? किसी को कोई डाउट? दिमाग खराब हुआ? थोड़ा थोड़ा घर जाके थोड़ा सा और दिमाग खराब कर लीजिएगा अपने से कि राइट लेफ्ट हुआ, जो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। हम तो सीधा राइट लेफ्ट कर दिए, एक बार अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, क्योंकि पेन होना यहाँ पे जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि अपने यहाँ चीज सीख रहे हैं, और अगर आप पेन यहाँ नहीं हो रहा है तो मतलब आप जो सीखे हुए हैं वही अपडेट हुआ है, बस थोड़ा सा। अब थोड़ा सा और पेन होगा अभी। दो चीज हम लोग सीख गए कॉस्ट ऑफ इक्विटी में, CAPM और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। शाम में फिर भेजेंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल फिर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ पे अननेसेसरी हम कल क्या है? अच्छा पिकनिक जा रहे हैं आप लोग? तो उससे क्या मतलब है? डिपार्टमेंट खुलवा देंगे। हम नहीं जा रहे। क्लास रखिए सर, सर क्लास ठीक है। जा रहे हैं आप लोग? ऑनलाइन क्लास कर लेना वहां से। रिकॉर्डेड अगर कल तो करेंगे तो करेंगे। आप लोग आइएगा कि छोड़ दे कल? अच्छा ठीक, कल छोड़ दिए तो, कल छोड़ दीजिए तो, ठीक है। तो क्या हो रहा था डिस्कस? हाँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए दो मेथड, एक हो गया CAPM, एक हो गया GGM बोले, DDM बोले, दोनों बराबर, या इसको कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ क्या है? कांस्टेंट हो रहा है ना, 5% 5% 5% ग्रोथ हो रहा है। अब देखिए हम लोग को पढ़ना था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये पढ़ना था। इसमें हम लोग को तीन कंपोनेंट पढ़े थे इक्विटी में, एक था कॉमन इक्विटी और एक था प्रेफरेंस, यानी कि यहां पे P लिख रहे हैं, और दूसरा लास्ट था डेट, डेट जिसको बोल रहे थे। हम लोग दो चीज पढ़ लिए, ये और ये,
इसका भी फॉर्मूला सेम होता है। जैसे अब मान लीजिए चलिए कि आपको प्रेफरेंस शेयर में क्या बोल देता है कि 10% आपको देंगे, 8% आपको देंगे, मतलब आपको जो देगा, सपोज उसको हम डी नहीं लिखते हैं, उसको हम चलिए कैश फ्लो लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय जो रेट से दे रहा है, जो भी रेट से दे रहा है उस रेट से पुल कर देंगे, निकल जाएगा उसका। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, मतलब इसको कर सकते हैं P0 D1 बाई P0 कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली 8% कर दे दिया ना, तो आप 8% कमाइएगा, उसमें कोई कैलकुलेट करने का आपको जरूरत है नहीं, ठीक है ना। फेस वैल्यू का 8% उसमें देता है। मेन आता है अब डेट, उसमें थोड़ा सा सोचने का एक दो चीज है। कॉस्ट ऑफ डेट, या इसको लिखे केडी, चलेगा। कॉस्ट ऑफ डेट केडी बोला जाता है। अगर फाइनेंस का बुक देखिएगा ना, तो उसमें केडी केई ऐसे लिखा रहता है, के फॉर कॉस्ट नहीं होता है, Yes, sir. लिख देता है केडी, ठीक है। यहां पे पीएल अकाउंट सबको पता है, इधर पर्टिकुलर्स लिखते हैं और इधर अमाउंट। ये फाइनेंस वाला पीएल है, वो वाला पीएल नहीं है जो अकाउंट्स बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट वाला नहीं, ठीक है। तो अगर हम इसमें एक एक आइटम लिखें, तो सबसे पहले रेवेन्यू आएगा, सपोज 100 रुपया, कुछ कॉस्ट आएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट, सपोज ये आया 50। ऑपरेशनल कॉस्ट सारा माइनस करने के बाद फाइनेंसिंग कॉस्ट आता है। दो ही तरह का कॉस्ट है, ऑपरेशनल और फाइनेंसिंग। ऑपरेशनल मतलब जो आपका डे टू डे वर्क हो रहा है उससे रिलेटेड खर्च, और फाइनेंसिंग मतलब जो पैसा आप उधार में कहीं से लाए होंगे। दो चीज, इक्विटी या डेट। इक्विटी को क्या देते हैं, डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, प्रॉमिस तो नहीं है, खर्चा है, वो खर्चा है, डिविडेंड Yes, खर्चा sir. है। कैसे खर्चा है, ऑनलाइन में बोल रही है कैसे। सर प्रॉफिट का पार्ट देना पड़ रहा है, तो वो एक्सपेंस ही है ना तो उसको कंपनी के खर्च, लिए। तो मालिक को पैसा दे रही है तो वो खर्च में लिखेगी, शेयर होल्डर मालिक है ना जी, तो सर उसको रिटेन उसको तो करते पैसा तो दे रही उससे तो है। प्रॉफिट होता ना। सर जी सर रिटेन करते एक तो चीज कंपनी का बताइए, ग्रोथ होता। एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, जो आपका खर्च मतलब प्रॉफिट को कम कर दे। सपोज अगर सिंगल एक लाइन बोल यस के, सर। यहाँ पे अगर मान लीजिए सारा खर्च करने के बाद अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो क्या कीजिएगा, डिविडेंड दीजिएगा किसी को, नहीं नो देना है। सर। अगर वैसा रहता तो फिर ये बीच में डिविडेंड कहीं लिख देता और यहाँ माइनस करता और दिखाता लॉस हो गया, टैक्स भी नहीं देना पड़ता। सोच के देखिए, वैसे होगा तो सर सारा कंपनी ऐसे ही करेगा ना, बीच में डिविडेंड को कॉस्ट दिखा देगा, खर्चा, और हर बार लॉस दिखाएगा, और लॉस दिखाएगा तो टैक्स उसका बच जाएगा। ऐसे तो फिर खर्चा मान लेंगे नो तो सर, फिर डिविडेंड फिर कॉस्ट नहीं होगा। डिविडेंड कॉस्ट नहीं है, डिविडेंड अप्रोप्रिएशन है। कभी भी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, याद होगा, उसमें डिविडेंड लिखते थे, क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन है, वो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रॉमिस भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो अकाउंट्स का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए, रेवेन्यू हो गया 100 रुपया, ऑपरेशनल कॉस्ट 50। अब फाइनेंसिंग कॉस्ट बचा क्या, दो ही तरह से फाइनेंस हो सकता है, या तो कॉस्ट इक्विटी या तो डेट। इक्विटी वाला तो कॉस्ट है नहीं, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, आएगा क्या, डेट डेट वाला। सिर्फ। सपोज कीजिए इंटरेस्ट हो गया 10 रुपया, टैक्स को हम गोली मारते हैं, अभी टैक्स नहीं है सब, कितना है प्रॉफिट, ये 40। माइनस ये माइनस, कितना 40 सर। 40। ये हो गया कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है। एक हो गया बी लिमिटेड, इसका पर्टिकुलर्स है और ये अमाउंट सेम। रेवेन्यू 100 रुपया, उसके बाद ऑपरेशनल कॉस्ट, इसका भी सेम 50 रुपया, और क्या था, फाइनेंसिंग कॉस्ट 10 रुपया। कितना आया
सपोज सर 40 ही ना आएगा फिर। इस कंपनी में डेट जो है ये नहीं है और इस कंपनी में डेट है, तो सर 50% प्रॉफिट इधर आएगा। तो फिर इसका यहाँ तो प्रॉफिट नील हो जाएगा, मतलब कॉस्ट तो नील हो जाएगा, प्रॉफिट कितना यस हुआ? सर 50। 50। अब देते हैं टैक्स, इसका टैक्स कितना आएगा? मतलब 30% मानते हैं टैक्स, ठीक है। इसका टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा? 4 3 12 28 सर, 28 आ जाएगा आंसर। सपोज इसका टैक्स रेट है 30%, तो इसका टैक्स कितना हो गया? 12। 12। प्रॉफिट कितना बचा? 28। 28। हाँ ठीक है, उसका निकालिए तो 30%, कितना प्रॉफिट हुआ? 35। ये टैक्स, दोनों का प्रॉफिट में क्या अंतर है? क्या समझ में आ रहा है आप लोग को इस एग्जाम्पल से? हाँ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं होने से क्या अंतर हो रहा है ये समझ में आ रहा है? वो रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट का खाली आप लोग गौर कीजिए कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इंटरेस्ट का। बाकी सब आइटम सेम लिए, सिर्फ इंटरेस्ट इसमें लिए, इसमें नहीं लिए। इंटरेस्ट उसमें नहीं लेने के कारण उसमें टैक्स कितना लग रहा है? 15 रुपया, और यहाँ पे यस 12 सर। रुपया। यानी कि जो एडिशनल यहाँ जो 3 रुपया बच रहा है, ये 3 रुपया जो सेविंग हो रहा है, ये ड्यू टू टैक्स इंटरेस्ट है। यस सर। हम लोग यहाँ पे फाइनेंसिंग कॉस्ट यानी कि डेट जो लिए थे, सपोज ये 10% था, 10% था, लेकिन एक्चुअल हमको कितना बच रहा है? 3 रुपया, तो मेरा कितना परसेंट लगा? 7%। बोल सकते हैं 100 रुपये उधार था, उसमें 10% मेरा कॉस्ट है, लेकिन सेविंग कितना हो गया इसके कारण? 3 रुपया का। 3 रुपीज। तो अगर देखा जाए तो इफेक्टिव जो रेट है, मतलब कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितना हुआ? एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ? 7%। 10 तो नहीं हुआ, 7 हुआ ना। यस सर। अब आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में। कंपनी उधार क्यों लेता है, इसका रीजन यही है। कितना था? 10 रुपये था ना, इसका कॉस्ट है 7। इसमें बोल सकते हैं कि 1 माइनस टी अगर करेंगे तो 7% आएगा। कैसे? ये 10 ही रहेगा, ये 0.3 होगा, यही होगा ना, 0.7 हो गया। इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम बोले कि उधर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट क्या है? यही तो है 10 रुपया इंटू 1 माइनस टी। एक्चुअल फॉर्मूला ये होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ डेट अगर निकालेंगे तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टैक्स को हटाने के बाद, क्योंकि मेरा जो टैक्स है वो सेविंग कर दे रहा है ना मेरा कॉस्ट को। एक तरह से यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट अगर मेरा खर्च है तो टैक्स क्या है? इनकम है। टैक्स के कारण, मतलब डेट के कारण मेरा टैक्स बच रहा है 3 रुपया। ये एग्जांपल के थ्रू हम ये फॉर्मूला पे पहुंचे। अब कॉस्ट ऑफ डेट लिख लीजिए, डी कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टी लिखिए। अब यह फंसाएगा कहां पे वो हम बताएंगे एग्जाम में। केडी इंटू 1 माइनस टी कॉस्ट ऑफ डेट। हम अगर बोले ये आफ्टर टैक्स केडी, अगर ये बोले 7%, इसका मतलब क्या है? ये किया हुआ है, ये करके यही ना आएगा 7%। क्वेश्चन में क्या करेगा? इस वर्ड से खेलेगा, वो लिखेगा कॉस्ट ऑफ डेट, तब तो ठीक है 1 माइनस टी कर देंगे, लेकिन लिख दिया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तब फिर क्या करेंगे? सर वो ऑलरेडी डिडक्टेड है ना। कुछ नहीं करेंगे,
तो यानी कि इस वर्ड पे कितना जोर देना है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में 100 क्वेश्चन का उस टाइम हो सकता है ध्यान से उतर जाए, तो इसको इंपॉर्टेंट करके गोल करके कहीं स्टार करके लिख लीजिए कि मतलब अपने शब्दों में कि अगर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसको फिर से इस फॉर्मूला से मतलब KD माइनस 1 माइनस टी अपने शब्दों में जैसे लिखना है, जैसे याद रहे शॉर्ट में लिख लीजिए, नहीं करेंगे। अपने वर्ड्स में लिखिएगा तो याद रहेगा, इसीलिए बोल रहे हैं। किताबी भाषा में तो लिखाना रहता तो लिखा ही देंगे। अब आते हैं WACC। WACC तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? KD 1 माइनस टी प्लस KE प्लस, अगर इसको लिखे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है रहा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस KP, बाकी तो दोनों लिखा दिए इसलिए नहीं लिखे। समझ गया फॉर्मूला क्या बना WACC का? KD इंटू 1 माइनस टी प्लस KE प्लस KP। अब KE कैसे निकलेगा? दो मेथड, CFM और गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, डिस्काउंटिंग डिविडेंड डिस्काउंटिंग मॉडल। WACC लिखा है ना 2 दिन पहले ही, वो आज कंप्लीट हो गया। डेरिवेशन हम लोग समझ गए, फॉर्मूला कैसे आया। वो क्वेश्चन यहां से अगर न्यूमेरिकल आता है तो यहीं से आता है, कैपिटल बजटिंग से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। वहां से अगर बन सकता है तो एक आध क्वेश्चन इजी वाला पेबैक पीरियड वगैरह बन सकता है। आज तक तो यहीं से आया क्वेश्चन। CAPM पूछ दिया है, या तो DDM मेथड पूछ दिया है, या GGM मेथड, या तो WACC पूछ दिया। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सर। देखिए अब देखिए, क्योंकि सपोज कीजिए कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर को अभी नहीं ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए नहीं ले रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन। अब क्या होगा, इस क्वेश्चन को पूछेगा कैसे? यहां पे दे देगा डेट इक्विटी रेशियो, सपोज 2:1 है या तो 0.5 है, जो उस दिन बताया था, इस तरह से दे देगा। इससे हमको वेट निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा ना। वेट निकलेगा तो हम लोग उस दिन भी बात किए थे कि जब हम लोग वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे वेट भी आएगा। हालांकि सिंपल एवरेज में भी वेट करते हैं बट उसमें इक्वल वेटेज रहता है, लेकिन यहाँ पे उसका वेट अलग। तो ऐसे क्वेश्चन दे देगा और उसका वेट निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अगर कंप्लीट करें तो हम इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि हमको मेन ये बताना था। अब इसमें WD करना क्या है, मतलब ऐड करना है, वो आप लोग को पता है, पहले हम बता चुके। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हम लिख दे रहे हैं KD 1 माइनस टी प्लस WD के वेट ऑफ इक्विटी, WE लिख दे रहे हैं, वेट ऑफ डेट इंटू KD 1 माइनस टी, वेट ऑफ इक्विटी इंटू के। अब वेट जो भी दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहे चाहे इस तरह से दिया रहे, आप लोग वेट कैलकुलेट करने सिखा दिए थे, वेट कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसको खाली यहाँ पुट कर दीजिएगा। क्वेश्चन दिया जाए क्या? आप कंप्लीट वेट तो दिया ही रहेगा, क्योंकि आप सोचिए कि बिना वेट का आपको कैसे पता चलेगा कि डेट कितना और इक्विटी कितना? कुछ तो रेशियो होगा ना दोनों का, या तो 50% ये होगा या तो 50 ये होगा। क्वेश्चन बनाइएगा क्या? यस सर। एक बना ही लेता है। ये फाइनल फॉर्मूला है। हाँ बेटा, डेट इक्विटी रेशियो 0.5 भी लेते हैं और कॉस्ट ऑफ डेट 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 5% है। पॉसिबल है? लिखने मत रहिए, पूछे कॉस्ट ऑफ इक्विटी 5% पॉसिबल है?
आंसर दीजिए, चॉकलेट खिलाएंगे। सर डेब्ट से अधिक इक्विटी रहेगा ना? क्यों? पूरा रामायण सुन लिए, मेन चीज में अटक गए आप लोग। अभी तक हम लोग यही डिस्कस करते आ रहे थे कि डिवेंचर का कॉस्ट या रिस्क से ज्यादा रिस्की कौन होता है? डिवेंचर से रिस्की कौन होता है? इक्विटी होता है। इक्विटी तो होता है सर, इसलिए। तो फिर इसका रिटर्न भी तो हाई होना चाहिए। तो ये 5% पॉसिबल है? नहीं है। नो सर। सर चॉकलेट। रुको, तुमको भेज देंगे चॉकलेट हम ऑनलाइन। के हो गया 15%, केडी हो गया 10%, और क्या बच गया इसमें? टैक्स ले लिए हैं, वेटेज, वेटेज तो निकल गया। चलिए निकालिए। सर टाइम। टाइम क्या इसमें? टाइम का क्या मतलब है? टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई मतलब है टाइम का? हाँ, नो सर, निकल जाएगा इसमें। वेट दे दिया है 0.5 और कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है। हमको कैलकुलेट करना है WACC। डेट इक्विटी रेशियो निकालना आना चाहिए, है ना? क्योंकि वहां पे फंसाएगा, इजिली नहीं दे देगा कि इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट करो, पीछे मत देखो। किसका टैक्स? अच्छा, टैक्स रेट नहीं दिए ना, 30%। टैक्स रेट 30%। डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकालें? ये दिया हुआ है तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर जब भी हम लोग करते हैं किसी चीज का रेशियो परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? किसी से परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे आपको मैथ्स में 100 में 50 आया तो कैसे आप निकालते हैं? 50/100 वही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है डेट और इक्विटी का। तो टोटल जितना होगा दोनों का, पहले बोलते हैं टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं ना, उसमें से कितना मिला तो टोटल मार्क्स हमेशा नीचे लिखाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे डेट और इक्विटी टोटल करेंगे तो कितना होगा? डेट कितना है? 0.5 और नीचे कुछ है तो 1 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोनों को तो कितना होगा? 1.5 होगा ना। तो 1.5 अगर टोटल है तो उसको नीचे लिखेंगे, ऊपर में डेट कितना है? 0.5। अगर इक्विटी निकालना होता तो 1 लिखते। ठीक है, ऐसे कीजिए और निकल आया, कैलकुलेशन हुआ। सर 12.33। 12.33। तुमको तो सर मेरा वही आया। देखना होगा। किसका? दिव्या और किसका? और आ गया आंसर? आंसर किसका है? और ऑनलाइन वाले लोग ज्यादा तेज है, बुक खोल लिया होगा लगता है कल सर से। मेरा चॉकलेट पक्का नहीं सर, बुक नहीं खोले हैं। डेट इक्विटी रेशियो निकालने में अगर प्रॉब्लम हुआ है तो ऐसे निकलेगा, समझ गया ना? अगर इक्विटी का निकालना होगा तो नीचे कर ऊपर में 1 लिख देंगे, और अगर डेट का निकालना होगा तो 0.5 डिवाइड बाय 1.5 कर देंगे। कैलकुलेटर यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, अगर करना है तो कर लीजिए। सर मैनुअल कैलकुलेशन किए थे।
हाँ अच्छा है, मैनुअल ही करना है। एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा तो मैनुअल ही करना है। हालांकि इतना गंदा फिगर देना नहीं चाहिए इसको एग्जाम में पॉइंट में। किसी का आया? नहीं आ रहा है, कैलकुलेटर से भी नहीं आ रहा है। ये 12.33 निकाली इन लोग। आया? कैलकुलेटर भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया कि नहीं? सर नेट इक्विटी सही रेशियो है आया कि ना। नहीं? हम क्या बोल रहे हैं, उस दिन भी ये चीज बताए थे, सेम सेम एग्जांपल लिए थे। तो तुम लोग उस दिन भी तो पूछा, उस दिन तो पूछा, तुम लोग इतना शर्माने लगा। हम डेट इक्विटी रेशियो 0.5 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। समझ में आ गया? अगर हमको डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी करेंगे तो डेट का निकल जाएगा। तो डेट कितना है और टोटल कितना है, दोनों जोड़ेंगे तो यही ना होगा। अब 0.5 ऊपर नीचे दोनों को 10 से गुना कर दो, सबसे बड़ी कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 1/3 आ गया। पॉइंट का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है। अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक ही नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन आंसर तो कम से कम कैलकुलेट हो जाएगा। अगर ये 1/3 आया तो फिर ये 2/3 होगा, सॉरी कितना होगा, 3 कितना होगा, 1 - 1/3 2/3। हाँ ठीक है, तो ये 2/3 हो जाएगा डेट। ये हम इक्विटी निकालेंगे, डेट, अच्छा सॉरी ये इक्विटी हो जाएगा। हम लोग ऊपर में क्या लिए थे 0.5 ना, तो 0.5 क्या है, डेट है। तो ये 1/3 हो गया डेट, तो इक्विटी क्या होगा, 2/3 होगा। 2/3 सर। देखिए कैसे कि हम बताते हैं, इसको मिटाते हैं। डेट इक्विटी रेशियो, रेशियो ऐसे लिखा था, ये लिख दिए 0.5। आप समझिए इसको ध्यान से, 0.5 लिख दिए तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। अब टोटल 1.05 है, टोटल अगर करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे ना, डेट और इक्विटी। कभी भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल का ऊपर नीचे लिखते हैं टोटल, और ऊपर में क्या लिखते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना है, या तो डेट का या इक्विटी का। ऊपर में लिखेंगे 0.5, कितना हुआ 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बता रहे हैं कि आप या तो इसको 100 से भी इंटू कर सकते हैं या तो 10 से भी कर सकते हैं। आप 10 से कर दीजिए, इंटू करेंगे क्या होगा, आंसर क्या आएगा, ऊपर में 5 आ जाएगा और नीचे में 15 आ जाएगा, 15 काटेंगे तो 5/15 1/3 आएगा। अगर मान लीजिए डेट आ गया 1/3, तो इक्विटी कितना होगा 2/3 होगा। और उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - 1/3 कर देंगे, यही नहीं करेंगे। या ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33, तो बाकी जो बचा वो क्या है 0.77 या कितना बचेगा, 77 बचेगा ना, 67 बचेगा। 0.67 क्या है, अगर ये डेट है, टोटल एक रूम में 0.33% डेट है, तो बाकी क्या है इक्विटी है ना, दो ही चीज है इक्विटी और डेट। ये है 0.33, तो वो कितना होगा 0.67 होगा। 0.67 आपका निकल गया क्या, इक्विटी। इसीलिए बोल रहे हैं बार बार मैथ्स में जब भी पढ़ा रहे हैं जाके तुरंत रिवाइज कीजिए और दूसरे दिन आके क्लियर कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो ये क्वेश्चन से बच नहीं पाएगा, आएगा ही न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा। आपका कितना है, क्या है, आ गया ना, यानी कि आंसर सबका सही है। आया जी आप लोग का, किसी फिर भी नहीं आया, अभी भी नहीं आ रहा 33, हाँ ठीक है, भगवान मतलब उतना आ गया ना बस, बहुत बड़ा। ठीक है ठीक है,
ये हम मान के चल रहे हैं ना कि ये सबसे अगर हार्ड क्वेश्चन का कैटेगरी होगा ना तो यही देगा 0.5 करके जो हम बताएं। इजी देगा तो रेशियो देगा। सर 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 बोल रहे कैलकुलेशन में तो टाइम लग जाएगा ना, तो सर 100 क्वेश्चंस होता है और उतना टाइम से कैसे अरे सॉल्व सर कर तो पाएंगे एक क्वेश्चन? कोई भी एग्जाम में क्या होता है ना कि कम से कम 30% एग्जाम में क्वेश्चन टफ आता है और वही टफ का कैटेगरी में ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर आप बना लिए तो अच्छा है, नहीं बना पाए तो भी अच्छा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन बचा ही लेगा अगर बढ़िया से पढ़े हुए रहेंगे। मेरा मानना है कि फाइनेंस का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, ऐसा पढ़ा रहे हैं हम और इसके बाद भी अगर गलत हो जाए तो फिर मेरे ऊपर लानत है। नो सर, हम लोग के ऊपर। अब 2 ही 3 क्लास में क्वेश्चन बन रहा है, ये भी अच्छा बात है, इसमें हम पॉजिटिव चीज भी देख रहे हैं। मान के चलते हैं कि ये सब हार्ड क्वेश्चन है, नहीं बन सकता है। 1 ही 2 क्लास में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनना चाहिए। देखिएगा 1 महीने के बाद ये सब टॉपिक ना बच्चा टाइप टॉपिक लगेगा। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा होगा। हाँ तो हम लोग को क्या क्या पढ़ना था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या पढ़ना था? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट जो कि मेन था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में सीएपीएम और इसको जितना नाम है सब नाम से पुकार सकते, और कॉस्ट ऑफ डेट में एक ही फॉर्मूला पढ़े जो कि 1 - t। यही 3 चीज 4 चीज जितना पढ़ाएं और प्लस टोटल अगर निकाले तो WCC। अगर मैथ्स के तौर पे देखा जाए तो यही आप लोग को कमांड करना है, मतलब इसमें थोड़ा सा पेन घिसना होगा। बाकी थ्योरी में कथा सुनना है मेरा, सुनाते सुनाते याद करा ही देंगे। 1 2 क्लास 3 क्लास लगेगा और हम समझ सकते हैं, अभी ट्रैक में आने में टाइम लगेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसको अपने से आप लोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है तो आपका दिमाग ही चलेगा, क्योंकि आप किस तरह से इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड किस इससे रिलेटेड। हाँ अभी तक तो हम लोग भेज ही रहे हैं। हाँ ठीक है, दे देंगे। जो जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन इससे बन सकता है और जो आया हुआ है हम सब भेज देंगे, ठीक है। ऑनलाइन वालों चॉकलेट नहीं खिला पाए तुम लोगों, लेकिन वेल डन। थैंक यू सर। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे डिस्कस किया जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग थैंक यू परसों सर। मिलते हैं। वेलकम सर।